मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद लगातार झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पहुंचे, उन्होंने अपना जवाब भी रखा है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कई आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के नेता मनोज पांडे जी। उनसे ही जानते हैं। मनोज जी, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और मुख्यमंत्री कोई आंदोलन करके नहीं आए हैं, कोई संघर्ष करके नहीं आए हैं जो सीना चौड़ा करके जनता के बीच आकर के अपनी बात रखते हैं, वो भ्रष्टाचार में पेश होकर आए हैं। किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष? कहां थे जिस समय हाथी उड़ाया जा रहा था इस राज्य में? कहां थे जो पिछली 5 सालों की सरकार, रघुवर दास की सरकार ने सभी कीर्तिमान तोड़ दिए भ्रष्टाचार के? कई एक मामले लंबित हैं। अभी ईडी ने भी जो पूछताछ किया, जो विषय था, यहां तो जांच शुरू हुआ था मनरेगा से। मनरेगा में जो जिन पर आरोप था पूजा सिंघल पर, उसे क्लीन चिट किसने दिया था, किस सरकार में? और जो संपत्ति, जो पैसे का रिकवरी हुआ था उनके यहां से, वो तो मनरेगा घोटाले का पैसा था, पूर्ववर्ती सरकार का। अभी जो बातें सामने आ रही हैं, 233 रैक पत्थल जो मिनरल्स होते हैं, वो पाकुड़ से, गुड्डा से भेजे गए दूसरे राज्यों में, बांग्लादेश में। वो उनके शासनकाल में, पूर्ववर्ती रघुवर दास के शासनकाल में। प्रदेश अध्यक्ष उसी पार्टी के, इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बुरी तरह चुनाव हार गए, वो अलग बात है, अपने कारनामे, अपने कारगुजारी से हार गए। उस समय इनकी बोलती बंद थी। आज वही भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सरजू राय जी ने स्पष्ट रूप से लिखा, दस्तावेज पेश किए कि ईडी को क्यों उनको बुलाना चाहिए, हेमंत सोरेन जी को आप क्यों बुला रहे हैं? उन पर कोई आरोप नहीं बनता। ये सारे घोटाले पिछली सरकार के हैं। उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। बिना चालान के कई एक रैक कोयला भेज दिया गया। वो भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रचंड बहुमत से जीत कराया हुआ एक सरकार का मुखिया, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, पूरे भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कर्तव्यों से, अपने कमिटमेंट से, अपनी प्रतिबद्धता से, जो झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप फैसले लेते हुए जो कमिटमेंट करके चुनाव में आया था जनता के बीच, वो सभी कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं कि जो ये जनता सड़क पर उतरी, मुख्यमंत्री ने जिनको संबोधित किया, कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए लोगों के सामने इस तरह की बातों को रख रहे हैं। नहीं, कौन सा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार की परिभाषा तो पूछिए उनसे। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? रघुवर दास जी के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, पूरी जांच तो हो जाए। कितने खदान खनन पट्टा दिया गया उनकी सरकार में, किन लोगों को दिया गया? सभी भाजपा से जुड़े हुए लोगों को खनन पट्टा आवंटित किया गया। हमारी सरकार में कितने खनन पट्टा आवंटित किए गए? और जो खनन घोटाले की ये बात करते हैं, हमारे शासनकाल में, हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में 90 करोड़ रुपया, मैं एक वित्तीय वर्ष का उदाहरण दे रहा हूं, जो आखिरी वित्तीय वर्ष था 2019 का, उसके बाद 90 करोड़ रुपये खनन से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई। जब हमने ज्यादा राजस्व वसूला तो घोटाला कैसा? कह रहे हैं मुख्यमंत्री की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। अब कहते हैं पंकज मिश्रा को ही हम नहीं पहचानते। आरोप ये लगा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है उनकी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ा गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने बोला पंकज मिश्रा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग मानते हैं कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर उन पर जो आरोप है, अभी एक आरोप कैसा लगाते हैं, वो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, बोलते हैं कि चेकबुक कैसे मिल गया उनके पास से। अरे वो हमारा प्रतिनिधि है, तो हमारे बिहाफ में तो वही काम करेगा। चुनाव के वक्त नो ड्यूज लेना होता है, बिजली बिल जमा करना होता है, और भी कई बातें होती हैं। और सबसे मजेदार बात, जो चेकबुक जिनकी बातें हो रही हैं, वो चेकबुक चुनाव के समय उस अकाउंट को खोला गया था, और वो चुनाव से जुड़ा हुआ अकाउंट था, तो विधायक प्रतिनिधि के पास ही रहेगा। इसमें घोटाला और घपला कैसा? और पंकज मिश्रा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज भी हैं। ये इसमें हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोल रहे हैं कि गुरुजी ने ये राज दिया, हम उन्हें अब पहचान देंगे।
आज वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गुरुजी तो कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये लड़ाई तो अंग्रेजों के समय से आजादी के से पहले लड़ी जा रही है। मुझे लगता है याददाश्त इनकी सही में चली गई। गुरुजी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सब कहीं बोले भी नहीं। कार्यालय में बोल लें उतना तक चलेगा, कहीं झारखंड में निकलकर गांवों गलियों में नहीं बोले इस तरह की बात। झारखंड अलग कैसे हुआ, कितनी कुर्बानियां हम लोगों ने दी, कितनी शहादत दिए। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हर एक दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन शहीद दिवस नहीं मनाया जाता। और ये बात करते हैं सत्ता मिल गया, झारखंड अलग राज्य हुआ, सत्ता मिल गया, चलिए गणित का खेल था। लड़ाइयां लड़ी हैं हम लोगों ने, मैं भी जेल गया हूं, कई एक लोगों ने कुर्बानियां दी, तब झारखंड का सपना साकार हुआ। बल्कि झारखंड के आंदोलन के चलते और 3-4 राज्य बने। छत्तीसगढ़ में उतना आंदोलन बहुत ज्यादा नहीं था, मांग थी, लेकिन आंदोलन सिर्फ झारखंड में होता था। ये आरोप लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो गया है, ये सरकार सिर्फ अपने लूट खसोट में लगी हुई है, जनता का कोई ख्याल नहीं है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है वो पूर्ववर्ती सरकार के बारे में बोल रहे होंगे। अदालत में घुस के गोलीबारी सुना था आप लोगों ने, हजारीबाग कोर्ट में मुख्यमंत्री आवास 4 दीवारी से सटाकर गोली मार दी जाती थी। यहां भी निर्भया कांड हुआ था बूटी में, इनके सांसद हुआ करते थे, उनके कॉलेज की छात्रा थी। मुख्यमंत्री ने बोला था एक सफेद पोस्ट को बेनकाब करेंगे। 1.5 साल लग गए थे अपराधी को पकड़ने में, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 1.5 साल। और इस राज्य में घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित उद्भेदन होता है और गिरफ्तारी होती है, सबसे बड़ी बात है। और ये किस मुंह से बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात? आज आप उनसे पूछिए, बूढ़ा पहाड़ का नाम सुना है उन लोगों ने? बूढ़ा पहाड़ पर चढ़ के वहां पर अभी कैंप पुलिस का बन गया। आज तक किसी सरकार ने, 17 साल इन लोगों ने राज किया था। बूढ़ा पहाड़ को झारखंड पुलिस ने फतेह कर लिया, वहां अपना कैंप स्थापित किया, वहां डीजीपी चले गए, बहुत बड़ी बात है। और भी कई एक क्षेत्रों में नक्सलियों का सफाया कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। ये सामने देखिए कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितना सरेंडर हुआ, ये तो आंकड़े की बात है। नगर निकाय चुनाव होने हैं राज्य में, ऐसे में घोषणा होने हैं, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर ओबीसी को आरक्षण देना है, उनको उनका लाभ पहुंचाना है, तो नगर निकाय चुनाव में पहले उनको आरक्षण दे। देखिए, जो नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण की बात है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ अभी काम नहीं कर रहा है, और जो आरक्षण की बात है बिना उस आयोग के रहते वो सफलीभूत नहीं हो पाता। और आरक्षण देने के सवाल पर अगर विलंब होगा तो निश्चित तौर पर झारखंड राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे तो केंद्रीय जो सहायता मिलती है वो सहायता बंद कर दी जाएगी। कई एक तरह के अनुदान मिलते हैं, वो अनुदान बंद हो जाती है। और पिछड़ों के लिए हमें क्या करना है ये सिखाने की जरूरत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नहीं है। भाजपा के शासनकाल में ही पिछड़ों का आरक्षण घटाकर फिर मुझे लगता है 8 या 10% रह गया था, पहले 27% था आरक्षण। आज उस आरक्षण को पुनर्बहाल करने का काम किसी की माटी कोई मां का लाल ने किया तो हेमंत सोरेन ने किया। पिछड़ों का दर्द वो समझते थे, उनको हर हक और अधिकार दिलाने का वादा करके हम सत्ता में आए हैं। ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनके गठबंधन में है आजसू, फिर दोनों साथ मिलकर चोट से चोट लड़ा रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के बीच ये बेनकाब हो गए। आज अगर ताकत है तो हेमंत सोरेन जी ने तो विधेयक पारित करके भेज दिया, आप बहुत हिमायती बनते हैं तो जाइए पास करवा लीजिए केंद्र सरकार से, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए उसको। विलंब किस बात का है? हम लोग जो बोल के आए थे हम लोगों ने किया, और अगर केंद्र सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, 9वीं अनुसूची में नहीं लागू होता है, निश्चित तौर पर हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे। संसद में भी ये आवाज उठेगी, जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली में धरना दिया जाएगा। ये थे मनोज पांडे जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड के लोगों के हित के लिए क्या करना है ये हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम
राज्य के लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर नवी अनुसूची में स्थानीयता और आरक्षण के मामले नहीं जाते हैं तो फिर हम दिल्ली तक कूच कर इस अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, रांची।